अगर आपको कहानी का पिछला भाग सुनना है तो चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। यहाँ ऐश करने नहीं आती कहकर मीरा वहाँ से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। मीरा जैसे ही उसके पास आई, निधि ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कुछ कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है। अगर वक्त पर किराया दिया होता तो ऐसा नहीं होता। मीरा ने शांत लफ्जे में कहा। और आदर्श की देवी, बस करो तुम। ऐसे ही रही ना तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको। निधि ने मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। निधि, ऐसा नहीं है। पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखना भी जरूरी है। मीरा ने कहा, ऐसे रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफ़ी भी खुद ही मांगो। निधि ने कहा, तुम्हें समझा नहीं पाएंगे। मीरा ने बैग्स उठाते हुए कहा, ये अच्छा है तुम्हारा। खैर छोड़ो, आओ चलो बैठो, चलते हैं, देर हो रही है। निधि ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा। अब कहाँ चलना है? मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं मीरा। जैसे ही आकर बैठी, निधि ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों शिवानी नगर में आई। इंदौर आने के बाद मीरा ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वह सब एक ही पलक झपकाए बिना देखे जा रही थी। निधि स्पीड से स्कूटी दौड़ाए जा रही थी। निधि व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली। मीरा से उनकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और मीरा का शांत व्यवहार उसे पहली नज़र में भा गया। लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वह हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। लाडली थी, इसीलिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। मीरा को लेकर निधि एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड में लगाई और मीरा को लेकर अंदर आई। मीरा की नज़र घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। मीरा अपना बैग संभालते हुए अंदर आ गई। अंदर आते ही निधि चिल्लाई, मम्मा, पापा, दादू, दादी, भैया, सब आ जाइए। निधि की आवाज़ सुनते ही सब बाहर चले आए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की ओर पलटकर कहा, मीरा, ये मेरे दादू हैं श्रीनाथ जी व्यास, और वो मेरी दादी माँ सुरेखा जी व्यास। नमस्ते। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा हैं विजय व्यास, और ये मेरी माँ राधा व्यास। निधि ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करते हुए कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसने हाथ में हाथ डालकर कहा, ये है मेरे भैया अर्जुन। हेलो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा तो मीरा ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीटी सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अक्षत भैया कहाँ हैं? अक्षत बाहर गया हुआ है, राधा ने मीरा के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से मीरा को देखा। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरी रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गुथा हुआ था, और उनसे छानकर आती एक बालों की लट जो बार बार मीरा के गले में चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल निकाला और मीरा के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नज़र ना लगे। मीरा मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। निधि ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से कहा, मैंने ठीक किया ना दादू? दादू जी,
हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। तो फिर मीरा यहाँ रह सकती है ना? निधि ने कहा। जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा और फिर मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा जी, मीरा ने धीरे से कहा। दादू मुस्कुराए और कहा, इसे अपना ही घर समझो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। जी शुक्रिया, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, अर्जुन ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में, विजय ने कहा। अर्जुन ने अपना फोन और बैग टेबल से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा कि उसकी नज़र मीरा पड़ गई। तो उसने कहा, बाय मीरा। बाय मीरा ने धीरे से कहा। चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, राधा ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले गई। निधि और मीरा वहां आकर बैठ गई। राधा ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने निकल गई। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप सेकने में लगी हुई थी। विजय और श्रीनाथ जी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। निधि ने खाना शुरू किया, लेकिन मीरा खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर राधा ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाना खाओ ना। हाँ हम, मीरा ने भरे हुए गले से कहा। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे कम जरूर कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ है बेटा। मीरा ने नम आंखों से राधा की ओर देखा तो राधा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। राधा वहाँ से चली गई। मीरा को सब बहुत अच्छे लगे, पर सबसे ज़्यादा अच्छी राधा लगी। उसने वह अपनी माँ की छवि देख पा रही थी। खाना खाने के बाद निधि उसे अपना घर दिखाने लगी। घर काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उससे लगकर पूजा का घर जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर रही रसोई घर था, जिसके सामने डाइनिंग बना हुआ था। विजय और राधा का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था। और एक था ऑफिस रूम, जहां बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था, जिसमें हरी घास फैली हुई थी। एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर निधि मीरा को ऊपर लेकर आई, जहां 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहां 2 कमरे साथ थे और तीसरा इनसे अलग बिल्कुल सामने हॉल से मिलाकर बनाया हुआ था। इनमें से एक कमरा अर्जुन का था और एक निधि का। सामने जो कमरा था, उसके बारे में निधि ने मीरा से कुछ नहीं कहा। मीरा ने भी नहीं पूछा। निधि जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज बदबू से दोनों ने अपना नाक बदबू से सिकुड़ लिया। निधि ने दरवाजा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज लगाई। राधा ऊपर आई और कहा, सॉरी बेटा, वो आज सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई थी। मैंने साफ करने को कहा था, रघु कर देगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? मीरा को फ्रेश भी होना है, हालत देखो इसकी। निधि ने कहा, एक काम करो ना, तब तक नीचे मेरे वाले रूम इस्तेमाल कर लो। राधा ने कहा, रहने दीजिए, मैं अर्जुन भैया वाली का कमरा यूज कर लूँगी। निधि ने कहा, ठीक है, कहकर राधा चली गई। दोनों अर्जुन के कमरे में आई। मीरा ने देखा, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा है और व्यवस्थित था। एक एक चीज सलीके से रखी गई थी।
मीरा बड़े गौर से ये सब देखती जा रही थी। तो निधि ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टिप टॉप रखते हैं, अपने जैसे। मीरा मुस्कुरा दी। तो निधि ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मीरा नहाने बाथरूम में चली गई और निधि नीचे से सामान लाने। मीरा नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए। मीरा ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। मीरा गीले बालों को तौलिए में लपेटे हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नज़र ओर्जर हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अक्षत व्यास ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा ने ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है कहते हुए मीरा ने वहां से चली गई। मीरा राजपूत, जिसका इकलौता सहारा सावित्री जी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती हैं। मीरा की दोस्त निधि उसे अपने घर ले आती हैं, जहां निधि के घरवाले उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं और उसे वहां रुकने की परमिशन मिल जाती है। निधि का बड़ा भाई अर्जुन जब मीरा को देखता है तो उसे मीरा बहुत अच्छी लगती है। नहाने के बाद जब मीरा ऊपर हॉल में अपना बाल सुखा रही थी, बालकनी में जाती है तो उसकी नज़र वहां बने कमरे के दरवाजे पर जाती है, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था, अक्षत व्यास ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। यह वही लड़का था जिसका जिक्र कहानी में हो चुका था, लेकिन ये क्या था, ये जानना भी अभी बाकी था। बाल सुखाकर मीरा वहां से निकली। निधि ने कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपने और मीरा के लिए कॉफी बनाकर ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा बड़ा सा गद्देदार बिस्तर, जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी। चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के रंग का गुलाबी रंग का टेडी बियर। मीरा कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे। उससे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था, जिसके ऊपर किताबें रखी थी और एक नाइटी लैंप भी थी। बिस्तर से कुछ ही दूर पर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो रही है। हम कहकर निधि बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई और निधि की ओर देखकर कहा, समझ नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम फिर शुरू हो गई। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इससे आसान कैसा हुआ बोलो, निधि ने डपटते हुए कहा। तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है, मीरा ने शांत भाव में से कहा। अच्छा है, अच्छा थी, जब ज़रूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान। निधि ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। ठीक है मीरा,
ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे। तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? चलो दो। निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।